नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ हॉलीवुड के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका काम है ओनली समरी वाइज़, यूनिट वाइज़ समरी डिस्कस करना। तो आज हम उसी के लिए लेके आए हैं और आज जो हमारा यूनिट है, वो यूनिट अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली अगर हम बात कहते हैं तो बैंक में 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन व्हिच इज़ कॉल्ड लायबिलिटी लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, एनआरडी, जिसका पर्पस क्या होता है कि व्हेनेवर आई नीड द अमाउंट, बैंक को मुझे पैसा देना होगा, तो बैंक के पास लायबिलिटी कहते हैं उसको। करंट अकाउंट, जब भी पैसा हमने मांगा तो बैंक हमको पैसा देगा। बट इस यूनिट में उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हम उन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। टॉपिक लगता होगा बहुत आपको ईजी है, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, द डिपॉजिटेड, जो भी पैसा हमने बैंक में जमा किया है ना, वो बैंक के लिए हमेशा लायबिलिटी होगा, बिकॉज उनको ये पैसा हमें देना होगा। ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बैंक हमको पेड करता है हमारे डिपॉजिटर पर, हमारे हमने जो पैसा जमा किया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि मनी गिवन आउट एज लोन, और उसी पैसे में से जो पैसा हमने जमा किया बैंक में, बैंक ने हमको लोन दिया, तो उस केस में वह बैंक का बन गया क्या, एसेट्स फॉर द बैंक एंड अर्न, बैंक उससे प्रॉफिट कमा रहा है। एकदम बेसिक है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि हमारे बैंकिंग में जो रिटेल बैंकिंग है, लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, and the second one which is called term deposit, and the third one which is called recurring deposit। इन तीनों को ही हम लोग कहते हैं बैंक का लायबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बैंक में ओपन कराया सेविंग अकाउंट या करंट, ठीक है, बिजनेस है तो सेविंग करंट, और नॉर्मल है तो सेविंग के लिए। इन दोनों ही अकाउंट में जो पैसा हमने जमा किया, क्या उसके लिए बैंक हमको कभी भी मना करेगा विड्रॉ करने के लिए? मीन्स दिस इज ए काइंड ऑफ डिपॉजिट which is repayable by bank to the customer on their demand। मैंने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया, हम बैंक की ब्रांच जाके पैसा विड्रॉ किया, सो दिस इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। ओके। इसी का दूसरा पार्ट आता है आरडी, रिकरिंग, एंड विच इज कॉल्ड एफडी। यानी इन दोनों ही डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम सर्टेन टाइम के लिए बैंक को पैसा दे देते हैं। जब तक समय पूरा नहीं होगा नॉर्मली हम बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए बैंक इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट और इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। लेकिन ये दोनों ही बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को दोनों को रिटर्न करना होगा किसको, कस्टमर में। इन दोनों ही अकाउंट से बैंक के पास जो भी पैसा जमा हुआ, जो भी डिपॉजिट्स आए, उसको कहते हैं शॉर्ट में एनडीटीएल। क्या कहते हैं? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और जब इसी डिपॉजिट से बैंक किसी को लोन देता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं एसेट्स। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो पैसा बैंक में जमा किया वह बैंक के लिए लायबिलिटी, और जब हमने बैंक से पैसा लिया दिस इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, नाउ क्लियर, नाउ मूव ऑन। कुछ मेन फीचर्स हैं करंट अकाउंट में, जरा देखिए जिन फीचर्स को हमें समझना होगा। पहला कि जो करंट डिपॉजिट्स होता है वो बेसिकली बिजनेस के लिए होता है, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें लिमिटेशंस नहीं होती है, और इट इज ए नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट। मीन्स पता होगा हम सभी लोगों को कि जब हम करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें हमें बैंक इंटरेस्ट नहीं देते हैं, उसमें ये कहते हैं व्हेनेवर यू नीड आप पैसा विड्रॉ करिए, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये इसलिए बैंक हमको इसमें पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है। देयर इज नो लिमिटेशन। इसका जो नीड्स है बेसिकली आपको हायर, यानी इसमें जैसे सेविंग में क्या होता है, जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको एक सर्टेन मिनिमम बैलेंस पूरा करना होता है, वो भी काफी ज्यादा, 2-3 हजार रुपए नहीं, 20,000 30,000 रुपीज आपको मिनिमम बैलेंस करना होता है एज टू बी मेंटेन एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। बहुत ही ज्यादा होता है बिजनेस में। अगर आपने उस मिनिमम बैलेंस को कम कर दिया, लो कर दिया, तो आपके ऊपर पेनाल्टी चार्जेस भी लगाए जाते हैं अगर आपने उस मिनिमम बैलेंस को पूरा नहीं किया। इट चार्ज इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म फंड्स ओवर। मान लो आपने बैंक किसी कस्टमर को चेक दिया और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है,
उस केस में क्या होगा कि आपका चेक तो बाउंस होगा नॉर्मली केस में, बट यहाँ चेक बाउंस नहीं होगा, बैंक क्लियर कर देंगे। एंड दैट वी नोन एज द, उसे हम लोग कहते हैं ओडी फैसिलिटी, विच इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो सिर्फ किसको मिलती है, ओनली करंट अकाउंट होल्डर को। इट इज ऑफ ए कंटिन्यूइंग नेचर एज देयर इज नो फिक्स पीरियड टू बी होल्ड, यानी मीन्स ये नहीं कि आपको 5 साल के लिए ओपन कराना है, 10 साल के लिए, जब भी मन करे, जब तक जिंदा है तब तक कराते रहिए, देयर इज नो टाइम लिमिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इट डज नॉट प्रमोट, ये बेसिकली सेविंग को प्रमोट नहीं करता है, इसका काम है बिजनेस में सपोर्ट करना, बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सपोर्ट करना। नाउ एक पॉइंट आता है कि ईच बैंक का हमेशा ये एफर्ट रहता है कि जो कासा डिपॉजिट्स हैं फ्रॉम है हाई परसेंटेज शेयर इन टोटल डिपॉजिट, आपको पता होगा हमेशा बैंक कोशिश करता है कि जो भी उनका टोटल डिपॉजिट है उसमें से जो कासा है उसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा होता है। अगर हम करंट प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो लगभग याद रखना, इंडिया में अगर मैं कहता हूं कि अगर आपका शेयर 35% से ज्यादा, पॉइंट याद रखिएगा एवरीवन, तो आप एक बेटर पोजीशन पर हैं, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम वेरियस टाइप ऑफ करंट अकाउंट ओपन करते हैं? तो याद रखना, एक सिंपली फाइन में मैं आपको बोलता हूं, करंट अकाउंट मैं भी ओपन करा सकता हूं, करंट अकाउंट कोई कंपनी भी ओपन करा सकती है, करंट अकाउंट कोई प्रॉपर्टी फॉर्म भी ओपन करा सकती है। सबका एक बेसिक रूल है कि जो भी केवाईसी का बेसिक गाइडलाइन है एज पर द ओवीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, आपको वो प्रोवाइड कराना होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन ओवीडी एज मेंशन इन द मास्टर, जो भी आरबीआई की मास्टर गाइडलाइन है, डायरेक्शन है बेसिकली केवाईसी को लेकर, आपको उसमें जो भी आइडेंटिटी को लेकर, जो भी एड्रेस को लेकर, इंडिविजुअल हो या कोई भी हो जो मेंशन है, अगर आपने वो प्रोवाइड करा दिया तो ही आपका अकाउंट ओपन होगा, दैट इज नोन एज द करंट अकाउंट। मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, जितने भी लोग हमारे सेशन को बाद में देखेंगे, और आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट करके, क्या करंट अकाउंट में या क्या सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, यस और नो? अगर यस तो कौन सी ओडी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि सर कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या ओपन कर सकती है इंडिया में करंट अकाउंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। होता क्या है, जैसे ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोर कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे मतलब हमने अपने नाम पर एक कंपनी रजिस्टर की, एक फर्म रजिस्टर की, यानी कि उस कंपनी उस फर्म में जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करते हैं यार, बिजनेस एंटिटीज होते हैं छोटे, दे आर ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, यानी कि नहीं कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ भी कर रही, मेरे भाई भी कर रहे, नो, ओनली मैं, मेरी जिम्मेदारी होगी जो भी कुछ फर्म का डिसीजन होगा। नाउ इनअप्रोप्रिएट अकाउंट बहुत बार एग्जाम में आएगा, किस किस अकाउंट को कहते हैं? अगर आपकी कोई भी करंट अकाउंट, अगर उस अकाउंट में 2 साल तक अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो बैंक आपको इन्फॉर्म करके आपके अकाउंट को बंद कर देगा, एंड दैट अकाउंट वी नोन एज द, उसे हम लोग कहते हैं इनअप्रोप्रिएट अकाउंट। इन करंट अकाउंट वेयर देयर इज नो ऑपरेशन कंटिन्यूअसली फॉर 2 ईयर शुड बी ट्रीटेड एज, उसे ही हम लोग कहते हैं इनअप्रोप्रिएट अकाउंट। बैंक recover included charge every half year to the debit of inappropriate account and credit to the profit loss account, जो भी इसके चार्ज होंगे बैंक हर 6 महीने में विड्रॉ पैसा चार्ज ट्रांसफर करता है। नाउ अगला आता है कि भाई इंडिया में कौन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है? तो जैसे मैंने क्या बोला था, करंट के केस में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी सभी ओपन कर सकते हैं, बट एक नियम है, वैसा कोई भी पर्सन जो लीगली कैपेबल है into valid contract and make application to the bank in proper manner and accept the terms and condition are agreeable to follow, accept the rule and regulation stipulated by the bank can open saving bank account either singly or joint as the
रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड डिपॉजिटर, हमेशा आपको याद रखना है कि जो बैंक होगा वो हमेशा डेटर होता है और जो कस्टमर होगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्योंकि हम बैंक से पैसा लेंगे, आई एम ए लेनदार, तो आई एम द क्रेडिटर, और बैंक क्या हो गया, तो बैंक डेटर हो गया। ठीक है, यहां तक समझने में कहीं कोई डाउट? एवरीवन। चलिए अगला, इंडिया में क्या कोई भी माइनर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कंडीशन क्या क्या है? कहते हैं एक माइनर एक पर्सन हो सकता है हु हैज नॉट अटेन, जिसका भी 18 साल पूरा नहीं हुआ है, और एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 वह अकाउंट ओपन कर सकता है। उसमें साफ साफ एक अमेंडमेंट आया था कि अगर बच्चे की उम्र, अगर मैं कहता हूं अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, मतलब पहले वो उम्र 21 साल थी, यानी 21 एज पहले थी, जो अभी 18 साल की हो गई है, आप 18 साल तक के अकाउंट को हम लोग कहते हैं माइनर अकाउंट। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी माइनर, अगर उसकी एज 10 ईयर से ऊपर हो गई है तो वह एलिजिबल है ओपन अकाउंट के लिए एज पर द माइनर, और 18 साल उसका अकाउंट ओपन होगा वो हमेशा काउंट होगा एज ए माइनर। याद रखना 18 मीन्स मैक्सिमम एज फॉर द माइनर, इसके बाद माइनर नहीं काउंट होगा। पहले वो एज कितनी थी? 21 थी, और कब हम ओपन कर सकते हैं मिनिमम एज, तो वो हमारा है 10 ईयर। ये तीन बात याद रखिएगा एवरीवन माय डियर बैंकर्स। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a minor is not capable of entry into valid contract and contract entered into by minor is valid। आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ट्रू है, दिस इज कॉल्ड ट्रू। बट याद रखना, एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई ए सेविंग बैंक अकाउंट in the sole name of minor to be operated by minor can be open provided the minor is 10 years or is or above, यानी उसके बाद ही ये अकाउंट ओपन हो सकता है, 10 साल से कम नहीं। चलो, एक पॉइंट आता है जो बहुत कंफ्यूज होते हैं आप, इस यूनिट में मेंशन है, आइदर और सर्वाइवर। ये आइदर सर्वाइवर क्या होता है? मैं और मेरी वाइफ ने आपके बैंक में एक अकाउंट ओपन कराया, चाहे मैं यूज करूं चाहे मेरी वाइफ यूज करे, दैट इज कॉल्ड आइदर। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बिहाफ पर इस ज्वाइंट अकाउंट में मेरी जो वाइफ होगी, दैट विज नोन एज द सर्वाइवर, वह उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। गॉट इट? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। वही कहा है, अगर कोई अकाउंट ओपन किया गया किसी दो व्यक्तियों के नाम से ए बी, तो जो भी उसमें फाइनल बैलेंस होता है उन दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड आइदर। ओके, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और टू बी सर्वाइवर ऑन डेथ ऑफ एनीवन ऑन द अकाउंट होल्डर, वो हो सकता है। ठीक है, जो बचा दैट इज कॉल्ड सर्वाइवर, और दोनों में से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं आइदर। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया आइदर सर्वाइवर का केस क्या होगा। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन क्या होता है करंट अकाउंट में? तो नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, कोई भी ज्वाइंट अकाउंट मिलके इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। उसके बाद कोई भी अगर फॉर्म है तो वह इस अकाउंट को ओपन करा सकती है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म इस अकाउंट को ओपन करा सकती है। व्हाट डज इट मीन बाय द पार्टनरशिप फॉर्म? कोई भी वैसा बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर, दो या दो से ज्यादा, एंड स्पेसिफिक देयर ऑब्लिगेशन, उनमें सबकी एक ऑब्लिगेशन फिक्स होती है, एंड कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस एज वेल एज अदर कंडीशन ऑफ देयर रिलेशनशिप, उन सभी की जो लायबिलिटीज हैं एक स्पेसिफिक होती हैं। जैसे मैं और मैं दो लोग मिलके मैंने कंपनी स्टार्ट की, तो वी ऑल आर द पार्टनर। चलिए, कोई भी लिमिटेड कंपनी भी ओपन कर सकती है। ठीक है, नाउ बिग बहुत ही पॉइंट से एक चीज मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई में है, क्या मैं अपने एसबीआई के अकाउंट को एचडीएफसी में ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मेरा अकाउंट पोर्टेबल है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर, नेवर भी। हाँ, हम सेम बैंक में अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अभी मैं भोपाल में, सॉरी बेंगलुरु में है, मैं भोपाल में करा सकता हूँ एसबीआई में, बट सेम बैंक के बाहर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा?
नो। ठीक है, इंडिया में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है दामोदरन कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस को लेकर। उसमें साफ साफ आईबीए ने कहा था, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, एज गिवन डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फैसिलिटी ऑफ अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी वेयर कस्टमर इज अलाउड टू मेंटेन द सेम अकाउंट नंबर इन बैंक इवन व्हेन ही और सी मूव टू अनदर सिटी। मान लो मेरी जॉब है, मेरा ट्रांसफर हो गया, तो बिल्कुल हम चेंज करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। नाउ, क्या सेविंग अकाउंट हैज बीन डिजाइन टू मीट दिस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल कैन ओपन सेविंग अकाउंट सिंगल और ज्वाइंटली। यस, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ मना किया है कि बैंक फ्रॉम ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफ बिजनेस, यानी आप बिजनेस के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नियम है, कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां होती हैं जिनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास राइट्स हैं, वो ओपन करा सकती हैं। याद रखिएगा, कोई भी एनजीओ जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस अकाउंट को ओपन करा सकती है। ये बात समझिएगा, पूछने वाली बात है, काउंटर करेगा कि क्या सेविंग अकाउंट को कोई बिजनेसमैन ओपन करा सकता है, बट कंडीशन है, ये बिजनेसमैन के लिए नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये सर्कुलर आया था, याद रखना, और ये इम्प्लीकेंट है हमारे देश में 2006 से। ठीक है, नाउ, क्या इंडिया में कोई भी इलिटरेट पर्सन जो अंगूठा छाप है, क्या अकाउंट ओपन करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है ना। सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल हु आर अदरवाइज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओपन सब्जेक्ट टू बी फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन फॉलो करना होगा और उसे ओपन करना होगा। याद रखना, यहाँ कभी कभी पूछता है कि इलिटरेट पर्सन को क्या चेकबुक इशू होगा? वाह भाई, जब लिख ही नहीं सकते हैं तो चेकबुक इशू क्यों करेगा बैंक? तो याद रखना, कभी भी इलिटरेट पर्सन के अकाउंट होल्डर को कभी चेकबुक नहीं इशू किया जाता है। ठीक है, उसमें एक नियम है, जो भी इलिटरेट पर्सन होगा अनेबल टू राइट मस्ट अटेंड, तो भाई वो लिख तो सकता नहीं है, तो उसके साथ एक पर्सन होगा जो ऑथोराइज करेगा। एंड शुड अफेक्स, उसकी भी जो अकाउंट होल्डर उसका थंब इंप्रेशन जाता है ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कम स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक अप्रूव विटनेस होगा। याद रखना, जो विटनेस होगा उस विटनेस को वह अकाउंट होल्डर भी जाने और उस विटनेस को वह बैंक भी जानेगा, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, अगर आप इलिटरेट पर्सन है तो। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो इलिटरेट पर्सन शुड कम टू द ब्रांच है पर्सनली, एंड अपनी जो थंब है उसको इंप्रेशन वहां डालें और ऑफिसर के प्रेजेंस में वह पैसा विड्रॉ कर सकता है। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी इलिटरेट पर्सन को कोई चेकबुक इशू नहीं होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, क्या ज्वाइंट अकाउंट कभी किसी इलिटरेट पर्सन को ओपन किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल कहो सर, बिल्कुल ओपन होगा, चाहे मैं, मेरी वाइफ, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, या सन फादर, कुछ भी, कोई भी होगा, उन दोनों में से कोई भी अगर एक इलिटरेट है तब भी अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, चलिए, क्या मैं देख नहीं सकता हूं, मैं फिजिकल हैंडीकैप हूं, तो क्या ब्लाइंड पर्सन को यह अकाउंट ओपन होगा? तो याद रखना, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को, फिजिकल हैंडीकैप को कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कहा जाता है अदर पर्सन, जैसे दूसरा वैसे ही ब्लाइंड पर्सन, कोई डिफरेंस नहीं है, आर फुल्ली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज नो एनी लीगल बार, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं ओपन होगा। ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑफ द ब्लाइंड पर्सन बाय बैंक्स आर यूज, जैसे नॉर्मल उससे उसका भी यूज करिए। ठीक है, याद रखिए, एक सर्कुलर आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4 जून 2008 को, कि भाई कोई अगर फिजिकल चैलेंज ब्लाइंड पर्सन है उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए फॉर सेविंग अकाउंट के लिए। तो जरा समझिएगा, जो पहला क्या कहता है, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी ने पास किया था एक ऑर्डर 5 सितंबर 2005 को, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बैंक ऑल बैंकिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग चेकबुक हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, लॉकर फैसिलिटी हो गया, शुड बी ऑफर टू विजुअली चैलेंज पर्सन। ठीक है, और इवन उन्होंने ये भी कहा था उस डिसीजन में कि अगर आपकी ब्रांच में कोई ब्लाइंड पर्सन आता है तो आपको उन्हें एग्जिस्ट भी करना है, सपोर्ट भी करना है।
ये गाइडलाइन है, ठीक है। दूसरा क्या नियम है कि जो भी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होंगे कैन नॉट बी डिनाई, उनको कभी किसी केस में हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपको हम ये सर्विस नहीं देंगे, ठीक है। और बैंक को साफ साफ ये भी कहा गया, बैंक आर टू इंश्योर दैट द ऑल बैंकिंग फैसिलिटी सच एज चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, लॉकर, रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू बी इनवेरिएबली ऑफर टू द विजुअली चैलेंज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये साफ साफ गाइडलाइन है, ठीक है। और साथ में बैंक को ये भी कहा गया, बैंक शुड मेक द एटलीस्ट 1/3 ऑफ न्यू एटीएम, यानी अगर आपने 3 नए एटीएम ओपन किए उसमें से एक ऐसा एटीएम हो जो स्पेसिफिकली उनके लिए हो, जो टॉकिंग एटीएम, हाय प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, देखा होगा आपने आजकल बोलता है प्लीज प्रेस प्लीज पुट योर ओटीपी पिन नंबर, बिकॉज ये उनके लिए जो जो बेसिकली पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। आईबीए ने कहा है लीगल ओपिनियन इन केस ऑफ पर्सन हु कैन नॉट, कोई व्यक्ति अगर साइन नहीं कर पा रहा, साइन मतलब क्या होता है कि मार्क डालना, मैंने साइन किया तो मतलब क्या हुआ कि मेरा ये मार्किंग है, तो कहा गया हु कैन नॉट साइन ड्यू टू, क्या पता मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं पढ़ा लिखा था, मेरे हाथ कट गए, तो क्या मैं ओपन नहीं करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट आपको साइन करना है, दैट इज नॉट कि आपको स्पेसिफिक हाथ से ही करना होता है, आपके जो पैर का अगर मान लो अंगूठा टो, आप उससे टाइच करिए, आपका इससे है, जिससे भी कर सकते, आप जो भी आप अपना मार्क डिक्लेयर करेंगे आपका अकाउंट ओपन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है दैट द सिग्नेचर कैन बी मीन्स माय मार्क विच कैन बी प्लेस बाय द पर्सन एनी मैनर इंक्लूडिंग टो इंप्रेशन, अंगूठे को भी हम लोग सिग्नेचर मानते हैं, याद रखिएगा, ये वर्डिक है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए अब इनको जरा देखिए, क्या इनको देख के कह सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है? दैट इज पॉसिबल, क्या ये फिजिबल है? तो बिल्कुल जो पर्दा नसीन वोमेन्स होती हैं उनको भी अकाउंट ओपन करने की आजादी है एज पर द केवाईसी, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? इनके साथ एक पर्सन होना चाहिए, इवन एक नहीं 2 पर्सन। कहता है एज पर रूल एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू पर्दा नसीन वोमेन इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट फ्री, देख ही नहीं रहा है, ओके, फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, a presumption of undue influence always exists, therefore बैंक में ordinary refuse to open account की, yes भाई मैम आपको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि आप बॉयज है कि क्या आप क्या पता आप आतंकवादी हो, तो बैंक के पास राइट टू रिफ्यूज, ओके, in the name of पर्दा नसीन वोमेन, because identity of पर्दा नसीन women cannot be ascertained as the see observe complete secularism, ठीक है, इसलिए याद रखना। बट however under special circumstances such an account is open, bank should take utmost care and to, ध्यान से, and to respectable person known to the bank, जिनको बैंक जानता है, branch should invariably at least the signature on the account opening form and on withdrawal by withdrawal slip के द्वारा आप बिल्कुल पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नॉन इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल नहीं है, एंटिटी आर अलाउड टू ओपन सेविंग अकाउंट, बिल्कुल ओपन है, यानी आंसर हमारा क्या होगा? ऑल होगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी विच इज बीइंग फिनांस बाय द बैंक, बिल्कुल। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, बिल्कुल ओपन करा सकती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट, इसको हम लोग एपीएमसी कहते हैं, ये भी ओपन करा सकते हैं, तो आंसर हमारा होगा फोन नंबर, यानी हम ये कह सकते हैं। चलिए जरा देखें किनको अलाउड है, यानी कि द सेविंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ, इनको अलाउड होगा। पहला, कोई भी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज में होगा, दे आर ओपन टू एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट। कोई भी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ओपन कर सकता है। और याद रखना फार्मर क्लब, जो किसान केंद्र होते हैं जिनको कहते हैं विकास वॉलंटियर वाहिनी वीवी, वो भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, जो करंट अकाउंट्स होते हैं फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, जो कि इंडिविजुअल नहीं है, वो नहीं करा सकते हैं। पहला, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडी डिपेंडिंग अपॉन बजटरी एलोकेशन, इनके पास सेविंग का राइट्स तो है पर इनके पास करंट का राइट्स नहीं है। कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमिटी
कोई भी पंचायती समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, वाटर स्विग्स ड्रेन्स बोर्ड, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, any political party or any trading business or professional concern, whether such concern is proprietary or partnership firm or company or an association, वो इन सभी के पास राइट्स नहीं है। ओके, देखो कितना छोटा सा था ये समरी, लेकिन इसमें कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट को एक बार प्यार से देखिएगा जरूर सभी लोग, ठीक है। एक होता है टाइम, यहाँ दो चीज बस कहना चाहूंगा एट द लास्ट में। अगर आपका टाइम डिपॉजिट, अगर आपकी राशि 15 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में जो मिनिमम डेज होगा वो 7 दिनों का होगा। अगर आपका डिपॉजिट 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में जो आपका मिनिमम डेज होगा वो याद रखना 15 दिन होगा। और नॉर्मली याद रखिएगा, कहते हैं मिनिमम 7 डे एंड जो मैक्सिमम होता है वो 10 ईयर, बट यहां एक कंडीशन है इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर ब्याज कैसे मिलता है, तो याद रखना आपको हमेशा क्वार्टरली। और अगर चाहते हैं कि क्वार्टरली पैसा हमको ना दे, हमारे इंटरेस्ट को दोबारा रीइन्वेस्ट कर दे, तो वो भी ऑप्शन बैंक आपको देता है, ठीक है। फॉर सच डिपॉजिट द इंटरेस्ट इज पेड विद इन द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ टर्म। इफ द कस्टमर इंस्ट्रक्ट दैट इंटरेस्ट टू बी पेड एवरी क्वार्टर, तो हम देंगे, मंथ देंगे, और इट इज क्रेडिटेड टू देयर सेविंग अकाउंट और सेंड टू देम बाय चेक। इसे कहते हैं सिंपल फिक्स डिपॉजिट। चलिए, टीडीएस मतलब क्या होता है, जैसे हमने जमा किया बैंक में, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो बैंक कितना पैसा टैक्स काट लेगा। तो रूल याद रखना, अगर आपने पैन कार्ड दे दिया तो 10%, पैन कार्ड नहीं दिया तो याद रखना ये आंसर आपका है 20%, ठीक है। चलिए, डिडक्शन of income tax at source from payment of interest on time deposit, सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिस्ट्रिक्ट। इसमें दो चीज याद रखना है, अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटता है, ठीक है, 10%। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, उस केस में कितना लिमिट है, ओनली 40,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस आपका कटेगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि 60 साल से आप कम हो। नाउ however the bank FD interest income is fully taxable in the hand of investor and banks levy TDS which may be adjusted while filling the ITR। भाई मेरा, हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक ने कहा कि भाई आपका जो डिपॉजिट है वो इससे ज्यादा है, हम पैसा काटेंगे। तो या तो आप पहले उनको बता दो कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है तो नहीं काटेंगे, नहीं तो जब आप ITR फाइल करते हैं ना, तो आप ये पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। नाउ ये जो बैच है भाई साहब, ये ऐसा बैच है जो आपके JIB को एक बार में क्लियर करेगा, इट्स माई गारंटी। आप चाहे आपके पास कोई बैच है, आप क्लासेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहां पर दिख रहा होगा 2100 MCQs आप यहां डिस्कस करेंगे, सिर्फ मेरे साथ नहीं। जैसे मैं रिटेल बैंकिंग का पेपर लेता हूं, प्रद्युमन अकाउंट लेंगे, हिमांशु क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी लेगा, सुभी PPP लेंगे। ये चारों मेंबर आपको डेली हर सब्जेक्ट में, अगर मैं बोलूं, रिटेल बैंकिंग मिनिमम 50 क्वेश्चन, ठीक है, अकाउंटिंग फिनेंस बैंकिंग मिनिमम 50 क्वेश्चन, PPP भी मिनिमम 50 क्वेश्चन, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी मिनिमम 50 क्वेश्चन। जरा समझ रहे हैं आप ध्यान से, डेली आप करोगे 200 क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस। अभी बैच मिलेगा कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा याद रखिएगा, सारे मेंटर्स हमारे ओलीबोर्ड साइट को करो सबसे पहले विजिट, ओलीबोर्ड साइट को करो सबसे पहला काम विजिट, ठीक है। आप वहां डालोगे ओलीबोर्ड, OLI ओलीबोर्ड,
और इंटर। जैसे आपने इंटर किया तो देखिए आपके सामने आ गया तुरंत, दिस इज योर डेस्टिनेशन। 100+ MCQ सेशन डेली होंगे और आप इसे, ये बैच जो है बाइलिंगुअल है, बूस्ट योर बैंकिंग करियर। जैसे ही आप इसको यहाँ से हटा के आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा इस बैच की पूरी डिटेल अबाउट में। ये बैच कब स्टार्ट हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2023 से। इसमें लिमिटेड सीटें हैं। इसका पूरा डिजाइन है 30 डेज का, ठीक है। आप यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पे सारे मेंटर्स दिखेंगे जो मेंटर्स इसमें क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आइए और इसमें आप कर सकते हैं बाय कोर्स। जैसे आपने बाय कोर्स किया, देखिएगा ध्यान से, कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। यहाँ दिख रहा होगा 3999। आप सीधे हैव ए कूपन कोड में जाइए, वहां आपको टाइप करना है RAJEEB और रिडीम करिए। देखिए जो प्राइस था वो प्राइस क्या हो गया? वो प्राइस हो गया सीधे 2199। जरा सोचिए, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। और सिर्फ ये मेरी क्लास नहीं है, नॉट ओनली फॉर माई क्लासेस, सारे मेंटर्स आपको क्लास लेंगे। तो जिनके पास ऑलरेडी कोई बैच है, मान लो कोई बैच है, तो आप इस बैच में एनरोल करिए। सीटें लिमिटेड है। मान लो आपको लगता है कि सर अगले महीने में जो और बैचेस स्टार्ट होंगे उन सभी के लिए आपको सुपर एलाइट भी ले सकते हैं। जिनके पास सुपर एलाइट बैच होगा उनके बैच में ऑलरेडी एक्सेस होगा। ये फायदा होता है सुपर एलाइट का। और आपको बस करना क्या है, आप कोई भी चूज कर लीजिए, 6 मंथ वाला ही चूज कर लीजिए। क्लिक किया, यहाँ पर कूपन कोड क्लिक करिए, वहां डालिए RAJEEB और रिडीम करिए। देखिए ऑनली आपको लगेगा 3000 रुपीज, यानी आपके पास अगले 1 महीने नहीं, अगले 6 महीने में जो भी कोर्स लॉन्च हुए हैं या पिछले हो चुके हैं उन सारी वीडियो को आपके पास हो जाएगा एक्सेस। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई भी चूज करिए, बट आपको मुलाकात यहां करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है। आई होप ये समरी में कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें ये पॉइंट मुझे डाउट है, मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड, JIB, CIB को सब्सक्राइब किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।